हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस से हम रागों के समय सिद्धांत जो ये टॉपिक है इसके बारे में जानेंगे कि रागों का समय सिद्धांत क्या है और इसका क्या जो है हिस्ट्री है इसका कैसे जो है विकास हुआ है। तो रागों का समय सिद्धांत जो है हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम रागों का समय सिद्धांत है। यानी जो परंपरा में हमारे संस्कार चले आ रहे हैं संगीत के। रागों के समय सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम नारद मुनि ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में किया। ये नोट करना है, संगीत मकरंद जो नारद मुनि ने लिखा, सबसे पहले जो इस समय सिद्धांत का वर्णन किया उन्होंने यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखा। संगीत मकरंद के तीसरे अध्याय में रागों के समय सिद्धांत का पूर्ण वर्णन मिलता है। यह संभव है कि रागों का समय सिद्धांत संगीत मकरंद से भी पहले का हो, परंतु संगीतकारों के अनुसार संगीत मकरंद से पहले जो भी ग्रंथ थे उनमें रागों के समय सिद्धांत का कोई वर्णन नहीं है। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि उसके रागों को गाने बजाने का एक निश्चित समय होता है। भैरव प्रातःकाल ही गाया जाएगा और मालकोंस राग रात्रि में ही गाया जाएगा। कुछ ऐसे भी राग हैं जो ऋतु विशेष हैं, जैसे बसंत बहार वसंत ऋतु में और राग मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में ही गाए और बजाए जाते हैं। तो ये तो इस टॉपिक का जो है इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। प्रत्येक राग का निश्चित समय पर गाने पर ही आनंद प्रदान करता है, चाहे अपवाद भले ही मिले, पर यही नियम रहा है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत माने गए हैं। तो अब हम देखेंगे किस किस एंगल से कि रागों का जो समय सिद्धांत है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि इसको किस तरीके से जो है रागों के समय सिद्धांत के जो है विभिन्न एंगल जो है कोण दिखाए जाएंगे। इस चित्र के देखने से पता चलता है कि रागों के समय सिद्धांत को हम 6 एंगल से देख सकते हैं। इसमें षटकोण का चित्र बना करके सभी एंगल सभी परिभाषाओं को का जो हेडिंग है दिया गया है। पहला है स्वर संयोग से समय निर्धारण, दूसरा है मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण, तीसरा है वादी और संवादी से समय निर्धारण, और नेक्स्ट है पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग, और उससे नेक्स्ट है ऋतु के अनुसार समय निर्धारण, मतलब मौसम के अनुसार जो रागों का समय निर्धारित होता है, और अंतिम है गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण, यानी रागों में जो गीत गाया जाता है जो लिरिक्स उसका जो अर्थ है उसके आधार पर। तो इन सभी एंगल्स पे हम एक एक करके जो है देखते हैं कि किस प्रकार ये जो है कौन इनके एंगल प्रभावित करते हैं रागों के समय सिद्धांत को। पहला है स्वर संयोग से समय निर्धारण। इस वर्ग के राग में लगने वाले कोमल तथा शुद्ध स्वरों के अनुसार रागों का समय निर्धारण किया जाता है। इसके 3 वर्ग हैं। तो पहला है इसमें 3 वर्गों में कोमल रेधा वाले राग, दूसरा है शुद्ध रेधा वाले राग, और तीसरा है कोमल ग नी वाले राग। तो इन पर भी एक एक करके हम गहराई से अध्ययन करेंगे। पहला है कोमल रेधा वाले राग। देखिए ये जो जो पॉइंट है, जो उप परिभाषा हेडिंग है, वो पहले पॉइंट के अंतर्गत ही चल रहे हैं, स्वर संयोग से समय निर्धारण। उसी के अंतर्गत ये 3 कैटेगरीज है। पहला रेधा कोमल वाले राग। इस वर्ग के राग सुबह 4 से 7 बजे तक गाए जाते हैं, और यह समय दिन में जो है दिन और रात्रि का संधि काल होता है। यानी जो भी रेधा कोमल लगते हैं जिन रागों में, वो सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7 गाए जाते हैं। इसलिए इस समय को गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यह समय दिन में 2 बार आता है। जैसे आपको पता है दिन रात्रि का मिलन का समय दिन में 2 बार आता है, एक सुबह एक शाम को। सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7 ये समय है। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम लगता है, जैसे राग भैरव उदाहरण 7 है, और शाम के सायकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग मारवा और पूर्वी। यानी यहाँ पर ये कहा है सुबह और शाम रेधा कोमल वाले राग गाए जाते हैं, लेकिन सुबह के रागों में शुद्ध मध्यम है रेधा कोमल के साथ, और शाम के रागों में तीव्र मध्यम है रेधा कोमल के साथ। अगला पॉइंट, शुद्ध रेधा वाले राग। संधि प्रकाश रागों के बाद, यानी कोमल रेधा वाले रागों के बाद शुद्ध रेधा वाले रागों का समय आता है, और सुबह 7 से 10 बजे तक का समय होता है। यदि कोमल रेधा वाले राग अधजगी यानी जब इंसान उठता है जागता है, लेकिन
कम जागरण की अवस्था होती है। अधजगी मुद्रा का परिचायक होता है। तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त प्रतीत होता है। सुबह 4 से 10 बजे के रागों में जो है अलैया बिलावल आदि राग हैं और इनमें शुद्ध रेधा के साथ शुद्ध मध्यम लगता है, तथा रात के 7 से 10 बजे के रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे यमन, कल्याण और बिहाग राग। तीसरी कैटेगरी है कोमल ग नी वाले राग। शुद्ध रेधा वाले रागों के बाद जो है कोमल ग नी वाले रागों का समय आता है और इनका समय जो है 10 से अपराह्न करते जो है 10 के बाद जो भी समय बचता है 4 बजे तक शाम को होता है इसका समय। और रात्रि काल में भी यह 10 से 4 बजे होता है, यानी दिन में और रात में सेम समय होता है गानी कोमल वाले रागों का। इस वर्ग के रागों की संख्या अधिक है क्योंकि इस वर्ग के का जो समय है वो भी अधिक है, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों वर्ग जो ऊपर थे उनमें उनको एक एक पहर मिला था और इस वर्ग के रागों को 2 पहर मिले, यानी एक पहर 3 घंटे का होता है तो 6 घंटे का समय मिलता है। राग अधिक है क्योंकि ये राग इस समय की मनोदशा का बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। और दिन के रागों में जौनपुरी उदाहरण है, साथ तोड़ी आदि, तथा सायंकालीन रागों में भैरवी और काफी राग आदि आते हैं। तो अगला पॉइंट है मध्यम जो है स्वर से समय निर्धारण मध्यम के प्रयोग से। देखिए मध्यम राग मुख्य स्वर जो है माना जाता है क्योंकि बीच का स्वर है। रागों के समय निर्धारण व अभिव्यक्ति के निर्माण में मध्यम म स्वर बहुत ही महत्व रखता है। यह सप्तक के मध्य का स्वर है, यानी राग के या सप्तक के जो कह लीजिए बीच का स्वर है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम लगता है जैसे भैरव, और रात्रिकालीन रागों में तीव्र मध्यम लगता है जैसे यमन। देखिए जो दोनों पहले ऊपर के पॉइंटों में जो बात कही है वो यहाँ पर रिपीट हुई है, शब्द बदल गए हैं। यानी दिन के जितने राग है वो शुद्ध मध्यम के राग है, रात्रि के जितने राग है वो तीव्र मध्यम के राग है। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है। राग दुर्गा और देश इसके अपवाद है, यानी कुछ राग अपवाद भी हैं जो शुद्ध मध्यम के हैं लेकिन वो रात्रि में गाए जाते हैं, या तीव्र मध्यम के वो दिन में गाए जाते हैं। ये सायंकालीन राग हैं। दुर्गा और देश जो है ना सायंकालीन राग है, परंतु इनमें शुद्ध मध्यम लगता है। यानी सायंकालीन राग है तो तीव्र मध्यम लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, शुद्ध मध्यम लगता है। और दिन के समय शुद्ध मध्यम वाले रागों की अधिकता होती है, ये क्लियर है। लगभग ज़्यादातर शुद्ध मध्यम वाले दिन के राग है, परंतु रात्रि बढ़ने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं ही रात के 12 बजे तक रागों का राजा बन जाता है। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि तीव्र मध्यम है, अधिकतर रात को जो है रात जैसे जैसे ढलती है तो तीव्र मध्यम के रागों का जो है प्रभाव बढ़ता जाता है जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है। और जैसे रात्रि ढलने के साथ वापस जब रात्रि खत्म होती है और सुबह आने को होता है तब वापस तीव्र मध्यम का भी प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद शुद्ध मध्यम के रागों का समय होने वाला होता है, जैसे सुबह राग भैरव का। इसके उपरांत वादी संवादी से समय निर्धारण, यानी राग में वादी स्वर पता है आपको, द मोस्ट सिग्निफिकेंट नोट इन ए राग कॉल्ड वादी स्वर नोट। तो उस तरीके से वादी महत्वपूर्ण स्वर होता है, संवादी उससे कम महत्वपूर्ण होता है राग में। ये परिभाषा हमने पढ़ ली थी क्लास 10th में भी। तो जिन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होते हैं, पूर्वांग होता है सा से मा तक के स्वर, और म से फिर आगे तार सप्तक के सा तक के स्वर उत्तरांग माना जाता है। राग के 2 हिस्से होते हैं, पूर्वांग और उत्तरांग। तो जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग है उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं, तथा उनका गायन भी समय जो है दिन का पूर्वार्ध माना जाता है। और दिन का पूर्वार्ध क्या है? दिन के 12 से रात्रि के 12। और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है, यानी उत्तरंग में, तो उनका गायन समय भी दिन के उत्तरार्ध में होता है, और उत्तरार्ध का समय रात्रि के 12 से वापस दिन के 12 माना जाता है। और पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। नेक्स्ट पॉइंट, जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल है या जो सप्तक के पूर्व अंग में ज़्यादा गाए जाते हैं वे दिन के पूर्वार्ध में गाए जाते हैं। पिछले पॉइंट में बता चुके पूर्वार्ध क्या होता है। और जिन रागों का उत्तरांग अंग प्रबल है वो दिन के उत्तरार्ध में गाए जाते हैं। और जो पूर्वांग प्रबल राग भीमपलास इत्यादि हैं, केदार, और उत्तरांग प्रबल राग जो जौनपुरी और वसंत आदि हैं। तो ये एग्जाम्पल आ गया, यानी ये दोनों लास्ट पॉइंट जो मैंने बताए लगभग एक जैसी इसमें बातें थी। और अगला है ऋतु के अनुसार, यानी कुछ राग जो हमारे शास्त्रीय संगीत जो है उसमें ऋतु विशेष है, मौसम के अनुसार गाए बजाए जाते हैं। कुछ राग विशिष्ट ऋतु में गाने से अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। ऋतुकालीन राग होने के कारण इन्हें 24 घंटे उस ऋतु में गाया बजाया जा सकता है, जैसे वसंत ऋतु में वसंत राग और वर्षा ऋतु में मेघ राग। इन रागों के गायन जो स्वर चित्र सहित भी मिलते हैं, यानी कुछ ग्रंथों में जो इनके स्वर चित्रों के समेत मिलते हैं।
और इसका प्रधान कारण यह है कि इस रागों की प्रकृति, गायन व शब्द चित्र में बहुत समानता होती है। और अगला है गीत के अर्थ के आधार पर गायन समय जो है, या गीत के अर्थ का गायन समय से संबंध। गीत के अर्थ के आधार पर भी रागों का गायन समय निर्धारित होता है। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का अधिक प्रयोग है उन्हें प्रातःकाल के में गाया जाना चाहिए, और जिन गीतों में रात्रि काल का वर्णन है उन्हें रात्रिकालीन रागों में गाना चाहिए। यानी जैसा लिरिक्स है, जैसा बोल है गीत के राग के अंदर गाया जाता है, उस समय ही उसको, उस समय के रागों में ही उस गीत को गाना चाहिए। और एक ये सभी पॉइंट, सभी एंगल हमने देखे कैसे रागों के समय सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। और अंत में जो है इसका आलोचनात्मक विवरण भी हमें करना पड़ेगा रागों के समय सिद्धांत का, कि ये सही भी है कि नहीं सिद्धांत, या ये मनगढ़ंत तो नहीं है, तो ये भी हमें लिखना है। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि रागों को उनके निश्चित समय पर ही गाया बजाया जाना चाहिए। निश्चित समय के अनुसार यदि रागों को न गाया बजाया जाए तो वह अपना विचित्र प्रभाव श्रोताओं के सामने नहीं छोड़ पाते, आनंद की अनुभूति नहीं होती। परंतु आज यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि रागों का समय सिद्धांत सही है भी या मनगढ़ंत सिद्धांत तो नहीं। जो लोग रागों के निश्चित समय पर गाने बजाने के सिद्धांत को बिल्कुल सही मानते हैं, उनका कहना है कि रागों और रसों का गहरा संबंध है। प्रत्येक स्वर का अपना रस और आनंद होता है। जिस प्रकार रेधा कोमल का स्वर करुण रस की अभिव्यक्ति करते हैं और रेधा शुद्ध भक्ति रस के परिचायक है, तो अंत उपयुक्त स्वर संगीत मधुरता का प्रमुख कारण है। जब सुबह होती है तो मन शांत होता है, गंभीर होता है, इसलिए उस समय के कोमल स्वर मन को आनंदता जो है भरपूर करते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे दिन अपने चरण बढ़ाता है, उसी प्रकार मनोभाव में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अंत मनोभावों के परिवर्तन के अनुसार ही स्वरों की भिन्नता आवश्यक है। तो ये बताया है कि जो इसके पक्ष में है सिद्धांत के में, उनके जो है निर्णय है। और कुछ लोगों का तर्क कि प्राचीन समय में जब संगीतकारों को राज आश्रय प्राप्त था, यानी जो पहले समय में राजाओं के जो है दरबार में गायक होते थे, तब उन्हें राज दरबार में निर्धारित समय के अनुसार ही रागों को गाना पड़ता था, यानी राजा की रुचि के अनुसार लगा हुआ, वहाँ की समय सारणी के अनुसार। उसी कारणवश उन संगीतकारों ने रागों का समय जो अपने गाने के अनुसार बना दिया। अंतः समय सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ तर्क आया है कि ये तो गलत है सिद्धांत, राजाओं के रुचि के अनुसार या उस समय की सारणी के अनुसार जो है ये बना दिया, तो ये सही नहीं है, तार्किक नहीं है ये। और अब निष्कर्ष भी हमें देना पड़ेगा। रागों के समय सिद्धांत में विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग मत हैं। उत्तर भारतीय रागों के दर्शन के लिए समय का प्रतिबंध मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर आधारित माना जाता है। एक विद्वान के मत अनुसार सभी प्रतिबंध हमने अपने लिए लगा रखे हैं, यानी अपनी मर्जी से ही लगा रखे हैं। इनकी पृष्ठभूमि हमारे मंदिरों, नाट्यशालाओं और उत्सवों में है, यानी ये सब इन समय सारणी को प्रभावित करते हैं, मंदिर, नाट्यशाला इत्यादि। आज के व्यस्त जीवन में इतना समय किसके पास है कि रागों को निश्चित समय पर गा बजा सके, सुन सके। संगीत का उद्देश्य होता है मन का रंजन करना। रागों का समय सिद्धांत के बंधन के रूप में न बांधकर रंजको जन चितानामा का उद्देश्य सामने रखकर विवेक का आधार पर जो है करना चाहिए निर्णय, यानी केवल मनोरंजन के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए। रागों के समय सिद्धांत को पथ निर्देशक के रूप तक ही सीमित रखना चाहिए, यानी इसको प्रॉपर जो है स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। केवल पथ निर्देशक के रूप में इसको स्वीकार जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः माना भी नहीं जा सकता। तो ये रागों का समय सिद्धांत एक जो है बड़ा टॉपिक था, तो इसका कुछ पार्ट भी पूछा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जिस तरीके से पूछे उसी तरीके से हमें इसको पहले इसकी जो है डीपली स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद इसको पार्ट वाइज हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इसको समझिए और इसको मेमोराइज़ करिए पूरे क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ज़्यादातर इस क्वेश्चन को देखा गया फाइनल एग्ज़ाम में भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।